नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। सिर दर्द, बदन दर्द जैसी परेशानियों से निजात पाने के लिए अगर आप भी बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी पेन किलर ले लेते हैं या हल्का सा इन्फेक्शन होने पर एंटीबायोटिक लेने की आदत बहुत लोगों की होती है, तो एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि यहाँ पर अपनी मर्जी से एंटीबायोटिक लेने में हमारे देश में लोग माहिर हैं, लेकिन ऐसा करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। एक कहावत है कि नीम हकीम खतराए जान, लेकिन हमारे देश में तो हर इंसान डॉक्टर बन जाता है और अपने हिसाब से दवाइयां खाता रहता है। हेल्थ सेक्टर के मशहूर जर्नल लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से पहले और उसके दौरान लोगों ने जमकर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया। चौंकाने वाली बात यह है कि जिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया गया उनमें से कई दवाइयों को ड्रग रेगुलेटर से मंजूरी तक नहीं मिली। ऐसे ही एक दवाई एजिथ्रोमाइसिन है। रिसर्चर्स ने भारत के निजी अस्पतालों में कोरोना से पहले के एंटीबायोटिक के प्रयोग पर रिसर्च किया गया है और पाया गया कि ज्यादातर दवाइयां गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। आंकड़ों की माने तो रूटीन में इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स के डोज का 44% दवाइयां अनअप्रूव्ड हैं। इसमें से 1098 यूनिक फॉर्मुलेशन वाली और 10,100 यूनिक ब्रांड की दवाएं हैं। इसमें से केवल 46% दवाओं को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से मंजूरी मिली हुई है। लैंसेट की रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि एंटीबायोटिक्स का आंख मूंद कर जिस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे भारत में एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस का खतरा पैदा हो गया है। हमारे देश में एजिथ्रोमाइसिन समेत कई एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से मिल जाती है, जबकि एजिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सोच समझकर किसी अनजान बैक्टीरिया के खिलाफ किया जाना चाहिए। ऐसे ड्रग का इस्तेमाल उसी सूरत में किया जाना चाहिए जब किसी मरीज की जान संकट में हो और उसके अंदर बैक्टीरिया होने का शक हो, जबकि हमारे देश में लोग गले में माइल्ड इन्फेक्शन होने पर भी इन दवाओं को खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन दवाओं को लोगों की पहुंच से दूर कैसे किया जाए। ईटी नाउ स्वदेश। तो आंकड़े और रिपोर्ट चौंकाने वाली है, लेकिन कुछ सवाल भी जहन में उठते हैं। अनअप्रूव्ड होने के बावजूद लोगों को इतनी आसानी से क्यों मिल रही हैं ये दवाइयाँ? क्या इस दवा के लिए डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं कर देना चाहिए? अनअप्रूव्ड होने के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर ये दवा कैसे बनाई जा रही है? एंटीबायोटिक्स के इस तरह के इस्तेमाल से सेहत पर कैसे असर होता है? इन सभी सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ डॉक्टरों का एक पैनल भी जुड़ गया है पूरी चर्चा में। आज हमारे साथ हैं ग्रुप हेड मेडिकल स्ट्रैटेजी एंड ऑपरेशंस फोर्टिस हेल्थ केयर डॉक्टर विष्णु पनिग्राही। हमारे साथ है फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आईसीएमआर डॉक्टर एनके गांगुली, कंसल्टेंट माइक्रोबायोलॉजिस्ट यूनिलैब्स मुंबई डॉक्टर प्राप्ति गिलाडी तोशनीवाला। आप तीनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। डॉक्टर गांगुली, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जो रिपोर्ट है वाकई चौंकाने वाली है। लोग बिना कंसल्ट किए और बिना किसी भी तरह की तफ्तीश किए एंटीबायोटिक्स जैसे रोज़ाना लोग सब्जियां खाते हैं, उसी तरह से हम कह सकते हैं कि एंटीबायोटिक्स भी खा रहे हैं, क्योंकि बदन दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, उसको लेके पेन किलर्स तो एक ऐसी चीज़ है जो हैंडी होती है। लोग दफ्तर के लिए खाना लेके निकलते हैं, साथ में दवाइयों का एक पोटला भी जाता है। तो ये कितना घातक है और किस तरह से जो खुलासा सामने आया है ये हमें किस चीज़ के लिए अलर्ट करता है? ये एक्चुअली एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जिसको एएमआर कहते हैं, ये विश्व में सबसे बड़ा खतरा आंका गया है और इसमें भारत का जो स्थान है वो काफी ऊपर है, क्योंकि और इसमें से जो लोगों की डेथ रेट है वो की सारी ज्यादातर एंटीबायोटिक काम नहीं करेगी सर्टेन सिचुएशन में, वो भी एक रियलिटी है। और कुछ तो ऐसे हैं कि कुछ तो ऐसे बग्स हैं जैसे क्लेप्सिला निमोनी, जिसमें कोई ड्रग असर ही नहीं करता ज्यादातर जगहों में,
ट्यूबरकुलोसिस में भी टोटल ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सट्रीम ड्रग रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी काम नहीं करता। तो इसके कई कारण हैं। एक कारण तो जो आप बोल रहे हैं कि हमारे पास सेल्फ मेडिकेशन होता है और बिना प्रेस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। दूसरा रीजन है कि कुछ सब स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक्स बी और सी क्लास सिटीज में बेचे जाते हैं। तीसरा है कि एनिमल्स में काफ़ी ह्यूमन एंटीबायोटिक्स का यूज होता है और एनिमल और ह्यूमन में स्पेस बहुत ही घट रहा है अर्बनाइजेशन के लिए। और रीजंस हैं जैसे हॉस्पिटल से जो सीवेज में लोगों का एंटीबायोटिक जाता है वो ट्रीटेड नहीं होता और उससे बग सीवेजेस में होते हैं, वो ह्यूमन के संस्पर्श में आते हैं। और जहाँ पर हमारे बनते हैं दवाइयाँ बनती हैं और एपीआईज बनती हैं वहाँ पर सॉइल दूषित होता है, पानी दूषित होता है। इसलिए ढेर सारे कारण हैं जिसके लिए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है। सो और जो सेल्फ मेडिकेशन होता है जैसे एजिथ्रोमाइसिन बोल रहे हैं, कोविड के समय में बहुत ज्यादा यूज हुआ क्योंकि लोगों ने गाइडलाइंस बनाए और कोविड के लिए हम जानते हैं कि ये एजिथ्रोमाइसिन कोई काम का नहीं है लेकिन शुरू में ये गाइडलाइंस में आया, तरह तरह के ड्रग्स गाइडलाइंस में आए जो बाद में नाकामयाब सिद्ध हुए। तो ये लोगों ने पढ़ के उनको खाने लगे क्योंकि उनको एक्सेस हॉस्पिटल्स में नहीं मिलता था और आसानी से आप इन चीजों को खरीद सकते थे। कई स्टडीज हुई है जहां पर ये देखा गया है, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के चारों तरफ जो दवाइयों के और जो आउटरीच है वहां पर ये देखा गया एक स्टडी में कि जो दवाइयां सबसे ज्यादा बिकती हैं उन पर ड्रग रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा डेवलप करता है। तो हमारे यहाँ ड्रग रेजिस्टेंस के आंकड़े बने होते हैं, उसके अनुसार पॉलिसीज होती है एंटीबायोटिक यूज करने की। बिल्कुल, एक एक करके गांगुली साहब हम इस चीज को लेंगे क्योंकि बहुत सारे पहलू हैं जो आपने अपने जवाब में कवर अप कर लिए हैं। बात तो यहाँ पर डॉक्टर विष्णु देखिए एजिथ्रोमाइसिन की हो रही है, लेकिन डॉक्टर गांगुली की बात से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ये अकेली ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है जिसको लोग खाते हैं या लगातार खाते हैं। बहुत इससे भी ज्यादा अलग एंटीबायोटिक्स है जिसका सेवन लगातार हो रहा है। कौन कौन सी हैं वो दवाइयाँ और कौन कौन सी बीमारियों के लिए आम तौर पे यूज की जा रही हैं एंटीबायोटिक्स? आपको धन्यवाद देता हूं कि ये टाइम बॉम्ब जो है फटने वाला है। एंड जैसे डॉक्टर गांगुली बोले हैं, ये WHO भी हाईलाइट किया है, बहुत सारे नेशनल गवर्नमेंट्स भी कर चुके हैं, बिकॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ग्लोबली अभी फैल रहा है। नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स जो बन रहे हैं लिमिटेड है, सो रेजिस्टेंस पैटर्न बढ़ रहा है। तो इसमें क्या खतरा है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारा कोई भी एंटीबायोटिक नहीं होगा जो काम करेगा। राइट। तो इसका एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर द काउंटर जो सेल हो रहा है बिना प्रिस्क्रिप्शन से, हम इम्पोर्टेंट चीज जो जानकारी पब्लिक को होना चाहिए, सरकार भी एक शेड्यूल H ने बनाया था। इट इज 2006 पे किया था, फिर 2012 में उसको रिमॉडिफाई किया था। एंड इसमें लिखा है ये एंटीबायोटिक जो प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक फार्मासी सप्लाई ये करेगा, डिस्पेंस करेगा, उसका रिकॉर्ड रखेगा, दैट रिकॉर्ड हैज टू रिमेन फॉर 3 years। लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, ये मॉनिटर नहीं हो पा रहा है। तो जो पॉलिसी सरकार की है अच्छे की है, बट ये जो अगर नहीं करेंगे हम लोग तो ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। नहीं, पॉलिसी डॉक्टर विष्णु पॉलिसी क्या है? क्योंकि अगर अभी भी ओवर द काउंटर आपको इस तरह की एंटीबायोटिक्स मिल रही हैं, बिना सब्सक्रिप्शन बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं पॉलिसी लैप्स हो रहा है ना, कहीं ना कहीं लोग मनमानी कर रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं ना। वही बोल रहा ना, देखो आम नागरिक के हिसाब से एक फार्मासिस्ट तो आम नागरिक है। सरकार ने ये शेड्यूल H में बोल दिया ये ड्रग्स आपको प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देगा तो क्या करेंगे आप? तो इसके लिए मैंने ड्रग इंस्पेक्टर जो जैसे करना चाहिए कि कितना एंटीबायोटिक आया है उस फार्मेसी में और उसका रिकॉर्ड्स है कि नहीं, वो अगर कंपेयर करेंगे पता चल जाएगा रिकंसिलिएशन में। तो ये जरूरी है। और एक चीज वो जो हो रहा है, एक तो ओवर द काउंटर ड्रग्स, और एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग 4 चीज बोलते हैं, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन एंड सही टाइम पे डीएस्केलेशन करना चाहिए। लोग एंटीबायोटिक लेते हैं फॉर डेज टुगेदर जो जरूरत नहीं होता है। बिल्कुल। और डॉक्टर गांगुली जो बहुत अच्छी चीज बताया कि ये जो वेटनरी ये में
काफी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, सो वो भी अनदर कॉज। और आई वांट टू जस्ट हाईलाइट टू द पब्लिक हियर, बोल रहा हूँ कि हर लैब में आपका कल्चर रिपोर्ट आता है। तो जैसे हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में, एम्स में हो, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, हम लोग हर साल कभी कभी कोई बड़ा सेंटर्स 6 महीने में एक एंटीबायोग्राम करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो कल्चर्स पॉजिटिव आया था उसके लिए कौन कौन सा एंटीबायोटिक उसको सेंसिटिव है, कोई मॉडरेट सेंसिटिव है, कोई रेजिस्टेंट है, तो वो जानकारी डॉक्टर्स लोग को देते हैं। तो ये तो इंस्टीट्यूशन में होता है, लेकिन कम्युनिटी में ये किसी का आइडिया नहीं है। तो मेरा बोलने का मकसद है कि जो लैब भी जो टेस्ट करते हैं, कोई मैंने आईटी प्लेटफॉर्म से कैसे भी करके उसको कैप्चर करना पड़ेगा। ये इस कम्युनिटी के से आप बोल रहे हैं कि आप ये तो बिल्कुल आगे की जांच पड़ताल की बात है जो कि अमल में लानी चाहिए। लेकिन डॉक्टर प्राप्ति, बहुत जरूरी है लोगों को ये समझाना कि अगर आप इस तरह की एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं बिना डॉक्टर के पास जाए, उनसे कंसल्ट किए या बिना डॉक्टर के प्रेस्क्राइब किए, तो ये किस तरह की हानि आपको पहुंचा रहा है। डेथ्स भी हो रही हैं, उसके भी आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस जो है वो बिल्ड होता है, और कैसे आपके लिए सेहत, और अगर आपको आगे चल के भविष्य में कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई तो दवाइयां काम नहीं करेंगी आपके शरीर पर, ये किस तरह से शुरू होता है? तो इसमें बहुत जरूरी है जानना कि शायद अगर आज हमको कोई चीज के लिए बुखार है, कोई इन्फेक्शन है, और अगर डॉक्टर ने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है जिसमें कोई एंटीबायोटिक है, वो शायद सिर्फ इस बार या इस बीमारी के लिए काम करेगी। इसमें क्या हो रहा है, हम बहुत बार इस हमारे डिजीज कोर्स में तो ये ले लेते हैं, और अगर एक महीने बाद फिर से किसी को बुखार आता है, हमको लगता है हमको यही कारण की वजह से, तो हम फिर मेडिकल शॉप में जाके फिर ये प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं और सेम एंटीबायोटिक खा लेते हैं। आई थिंक इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि अगर हमको किसी इंसान को 5 या 6 एंटीबायोटिक्स पता है, वो बहुत बार वही एंटीबायोटिक्स अपने लाइफ में खाते रहेंगे जब भी उनको फीवर आता रहेगा। राइट। और हमको ये समझना है कि जैसे वायरल डिजीजेस है, जैसे कोविड में, जैसे अभी डॉक्टर गांगुली ने बताया कि कोविड, कोई भी वायरल फ्लू, इसमें एंटीबायोटिक का कोई काम ही नहीं होता है। तो हर एक ये वाले बीमारी का ऐसे होता है कि 3-4 दिन में ऐसे भी आप ठीक हो जाओगे, आप एंटीबायोटिक लोगे तो भी 3-4 दिन में ठीक हो जाओगे, पर एंटीबायोटिक का ये डिजीज में तो कुछ काम नहीं होगा। पर जब आगे आपको एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ेगी, ये सेम एंटीबायोटिक्स आप पे काम ही नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप में जो बैक्टीरिया और जो दूसरे बग्स रहेंगे वो इतने रेजिस्टेंट हो जाएंगे कि ये सेम एंटीबायोटिक्स फिर उसमें काम नहीं करते। तो इसमें ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना होता है जिसमें हम एंटीमाइक्रोबियल एवरी बैक्टीरिया को एक डिफरेंट रेजिस्टेंस पैटर्न डेवलप होता है, और जितना उसका एक्सपोजर टू द एंटीबायोटिक होता है वो उतना और कॉम्प्लेक्स और उतना और रेजिस्टेंट होते जाता है। जैसे डॉक्टर्स ने सही बताया कि हर एंटीबायोटिक कितने समय के लिए लिया जाना चाहिए, किस डोज में लिया जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जब हम ये फॉलो नहीं करते, इस वजह से भी और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो रहा है। और जैसे हम हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, वहां पे तो और ज्यादा, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो बैक्टीरिया है वो वहां के और ज्यादा रेजिस्टेंट है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि अगर हम अभी से इतने एंटीबायोटिक्स हर बीमारी में, हर फीवर में, हर इन्फेक्शन में हम अननेसेसरी एंटीबायोटिक लेंगे, तो जब हमको एक्चुअली जरूरत पड़ेगी, ये एंटीबायोटिक्स हम में काम नहीं करेंगे। और फिर जब हायर एंटीबायोटिक्स हमको लेनी पड़ती है, उनका कॉस्ट तो एक चीज है, वो बहुत बहुत महंगी होती है, पर वो भी बहुत बार काम नहीं करती है, फिर उनको तो वापस कॉम्बिनेशन में देना पड़ता है। तो ये हमको जानकारी, आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम हर पेशेंट को, हर डॉक्टर को ये जानकारी दे कि हर एक चीज में एंटीबायोटिक लेना जरूरी नहीं है। अगर हम एंटीबायोटिक ले भी रहे हैं तो जैसे अभी बताया कि आप कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट कीजिए, कौन से बैक्टीरिया पे कौन सा एंटीबायोटिक एक्चुअली काम करने वाला है, वो हिसाब से एंटीबायोटिक दीजिए और वो हिसाब से एंटीबायोटिक लीजिए। बिल्कुल, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकिंग है और जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके नियमों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए डॉक्टर गांगुली, क्योंकि अब तक जो भी एंटीबायोटिक्स की जो बेचे जाते हैं, जो कि रिपोर्ट में भी आंकड़ा सामने आया है, 44% तो बिना इजाज़त वाली यहाँ पर दवाइयाँ हैं। ये भी बताया जा रहा है कि जो कंपनियाँ हैं वो राज्यों से बिना केंद्रीय रेगुलेटर की इजाज़त के ही लाइसेंस जो है वो प्राप्त कर लेती हैं, और इस तरह से इन दवाइयों को बेचा जाता है, और ख़ासतौर से सब स्टैंडर्ड दवाइयों को बेचा जाता है जो कि आपको केमिस्ट की दुकान पर लोकली जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। अब इस पर ये मेरे ख्याल से और भी ज़्यादा बड़ी समस्या है, क्योंकि ठीक है, लोगों को आपने आगाह कर लिया, उनको तो समझा दिया कि दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए इतनी रोज़ाना, इतने
कॉमनली, लेकिन जो उसकी सप्लाई है इस पर तो नकेल कसनी होगी। जो तरीका है बेचे जाने का, उस पर कहीं ना कहीं हमें कड़ाई बरतनी चाहिए। एक्चुअली जो हमारा ड्रग रेगुलेशन है, एक तो सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर्स है और जेनरिक दवाइयाँ काफी हैं जो कि स्टेट ड्रग रेगुलेशन से आगे जाती है। ओके। उनमें फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स डाटा अक्सर नहीं जनरेट होता, बायोअवेलेबिलिटी नहीं जनरेट होता, तो उनका डिसोसिएशन नहीं जनरेट होता, तो वो उस स्टैंडर्ड की नहीं होती है जो कि सेंट्रल ड्रग रेगुलेटर अप्रूव करता है। तो उस टाइप की दवाइयाँ भी सर्कुलेट करती हैं, लेकिन इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो कम्युनिटी को जागरूक करना पड़ेगा जिससे कि वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करे। जैसे अभी लोगों को बोला जाता था कि फीवर में, लाइक वायरल फीवर है, आपको सर्दी जुकाम है, ज्यादातर वायरल होता है, वो दवाई खाए ना खाए ठीक हो जाता है। तो फीवर में अक्सर लोग डायग्नोस्टिक्स काफी महंगे होते हैं, तो उसमें सिंड्रोमिक ट्रीटमेंट दे दिया जाता है और अक्सर वो काम नहीं करता। तो डायग्नोस्टिक्स भी पॉइंट ऑफ केयर ढेर सारे डेवलप हुए हैं जिससे कि आप एक्चुअल ट्रीटमेंट कर सकते हो। अगर मलेरिया है तो मलेरिया का ट्रीटमेंट कर सकते हो, अगर टाइफाइड है तो टाइफाइड का कर सकते हो। तो वो महंगे हैं, तो वो लोगों को यूज नहीं होता, लोग सिंड्रोम से करते हैं। जैसे वाटरी डायरिया है तो उसमें एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, उसमें ओरल डिहाइड्रेशन फ्लूइड जो है वो काफ़ी होता है, उससे ठीक हो जाता है, 2 दिन के अंदर ठीक हो जाता है, बट लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं। उसी तरह से कई चीज़ें हैं, जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, ऐसे इनको सिंड्रोमिक अप्रोच में ट्रीट किया जाता है। तो ये खतरा है। तो हमको साथ साथ ड्रग रेगुलेशन थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, बट ये सब कुछ काम नहीं करेगी अगर कम्युनिटी आपके साथ नहीं है। तो उनको जागरूक करना पड़ेगा, उनको खतरा जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का वो समझाना पड़ेगा, उससे क्या होता है। पर्टिकुलरली बच्चों में जो दवाइयाँ दी जाती है उसकी डोजेजेस ठीक नहीं होती, जब सेल्फ मेडिकेशन होता है उसका ड्यूरेशन ठीक नहीं होता, और उसमें से दूसरे खतरे भी होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि दवाई को 2 दिन ले लिया फिर बंद कर दिया, बिल्कुल सही, हाँ, फीवर खत्म हो कोर्स गया, नहीं लोगों करते, ने बंद कर दिया। तो बिल्कुल। ये जो है, और कभी कभी रिएक्शन होता है, उससे लोग दवाई को अचानक बंद कर देते हैं। सो दवाइयाँ लोगों के प्रेस्क्रिप्शन से लेनी चाहिए, डॉक्टर से लेनी चाहिए। और हमारे यहाँ पर काफ़ी क्वैक्स हैं जो कि दवाइयाँ देते हैं, जो सपोज वो बोलते हैं कि हम इंजेक्शन देंगे। तो जो कम्युनिटीज़ हैं जो कि उतने जागरूक नहीं हैं, जिनके जो उतने लिटरेट नहीं है, वो लोग इनके पास पहुँचते हैं। तो हमको चारों तरफ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और किसी तरह से देखना पड़ेगा कि लोग खुद ही जागरूक हो जाए और हमारा रेगुलेशन। पर यहाँ पर पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर गांगुली, जो मेरे ख्याल से आपने भी एक्सपीरियंस की होगी और बाकी डॉक्टर्स ने भी की होगी, डॉक्टर विष्णु, गूगल बाबा से दूर रहना, क्योंकि ये एक ऐसा जरिया बन गया है ना। आपको अगर एक छींक भी हो रही हो, सर में भी दर्द हो रहा हो, तो सबसे पहला काम लोग करते हैं कि गूगल पे चले जाते हैं और वहाँ पर तो तमाम तरह की इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो मिस इन्फॉर्मेशन है और जो गलत दवाइयों का जो एक तरह से कारोबार भी बढ़ रहा है, बहुत हद तक जो एक्सपोजर है आपका सोशल मीडिया और गूगल पर जाके हर चीज़ पर रिसर्च करना और जो वहाँ पे प्रेस्क्राइब किया हुआ है उसको अपने ट्रीटमेंट में शामिल करना, ये भी एक वजह हो सकती है? 21st सेंचुरी का बिगेस्ट डिसरप्टर है गूगल, डॉक्टर गूगल, एंड लोग उसको देख के अपने आप सेल्फ मेडिकेशन करते रहते हैं। तो पब्लिक को जानकारी होना चाहिए कि आप केयरफुल होना, आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन लेना है। नहीं लेंगे तो रेजिस्टेंस पैटर्न बढ़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि आप जो एंटीबायोटिक लेते हैं, आपका जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल फ्लोरा वो ऑल्टर होता है, और वो जब ज्यादा दिन तक ऑल्टर होता है वो बॉडी पे बहुत नुकसान आता है। तो द कोलैटरल डैमेज इज वेरी सीवियर इन द लॉन्ग टर्म। इसीलिए एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है और आपका खुद लॉन्ग टर्म नुकसान हो रहा है। सो हर नागरिक को ये होना चाहिए कि आप कभी ना कभी अगर मेडिसिन लेना है, एंटीबायोटिक लेना है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेना है, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट ड्यूरेशन, और सही टाइम पे बंद करना है।
जैसे डॉक्टर गांगुली बोले, अगर 5 दिन के लिए है, 6 दिन के लिए है, 7 दिन के लिए, 2 दिन लेके बंद नहीं कर देंगे तो फिर उसी ड्रग का रेजिस्टेंस बढ़ते जाएगा उसका। तो ये इम्पोर्टेंट है। नहीं, अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझनी है डॉक्टर प्राप्ति सेवी, क्योंकि हम बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी गुड बैक्टीरियाज की भी एक होता है आपके शरीर में। तो मुझे ये बताएं कि अगर कोई इन्फेक्शन आपको हो गया है जहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, सीधा तो आपको एंटीबायोटिक नहीं दिया जाएगा। किस स्टेज पर आके एंटीबायोटिक दवाइयाँ लेनी चाहिए? गुड बैक्टीरियाज के आपके बॉडी में इतने होते हैं कि वो किसी भी तरह के इन्फेक्शन को फाइट कर पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पर भी तो बहुत सारी चीजें निर्भर होती हैं यहाँ पर। हाँ, तो जैसे अभी डॉक्टर विष्णु ने बताया कि जो हमारा गट फ्लोरा है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे बैक्टीरिया है। हाँ। और वो वाले गुड बैक्टीरिया है जो एक्चुअली पूरे डाइजेशन एंड नॉर्मल इम्यूनिटी को हेल्प कर रहे हैं। ऐसे बॉडी में बहुत सारी जगह है जहाँ बैक्टीरिया है जिन्हें हम कमेंसाल या कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, और इनसे इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होता है। जब इन्फेक्शन हमको होता है, जैसे डॉक्टर गांगुली ने बताया कि ये टेस्ट करके ही आपको समझेगा कि आपको ये इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया के वजह से उस पर कौन से दवाई काम करेगी। अब इसमें ये होता है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि ये कुछ टेस्ट महंगे होते हैं, पर हमको ये समझना जरूरी है, अगर हम आज ये टेस्ट करके सही एंटीबायोटिक ले लेंगे तो हम शायद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को इवेंचुअली थोड़ा सा कम करेंगे। क्योंकि अगर हम आज बराबर से दवाई ले रहे हैं जो हमारे जैसे कल्चर रिपोर्ट या जैसे मलेरिया का, अगर मलेरिया पॉजिटिव है तो ही एंटी मलेरियल ले, अगर आपका टाइफॉइड है तो ही टाइफॉइड की दवाई ले। जैसे उन्होंने बोला कि वाटरी डायरिया में आपको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटरी डायरिया बहुत बार शायद कोलेरा की वजह से होता है और कोलेरा में हम एंटीबायोटिक नहीं देते। तो अगर हमको एक्चुअली पता है कि वो किस वजह से इन्फेक्शन है, किस वजह से बुखार है, तो हम वो सही एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। और हम अगर अभी वो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा खर्चा कर भी रहे डायग्नोसिस में, हम इवेंचुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को कम करेंगे और इवेंचुअली जो एक्चुअली हायर एंटीबायोटिक्स की वजह से जो एक्सपेंडिचर होगा वो हम कम कर पाएंगे। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पेशेंट को जागरूक रहना कि अगर हम आज टेस्ट में खर्चा कर ले तो हम शायद वो दवाई में उतना हमको खर्चा नहीं करना पड़े बाद में। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर गांगुली टाइम किसके पास है? देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी हमारी इतनी आपाधापी में रहती है, लोग हमेशा बस दौड़ते भागते ही रहते हैं। एंटीबायोटिक ले ली और फटाफट आपको सुकून मिल गया, रिलीफ मिल गया। हर किसी का जो उद्देश्य होता है वो तो यही होता है कि भैया ऑफिस पहुंचे, काम करें, उसमें कोई परेशानी ना हो। लॉन्ग रन में आपकी हेल्थ जो है सफ़र करेगी अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। कितना ज़रूरी है आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह की जिस्मानी तकलीफ हो, दिक्कत हो, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपनी बॉडी को खुद हील होने का समय दें, अवसर दें। बिकॉज शॉर्टकट लोगों का भारत में सबसे ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन होता है। और एक और चीज होती है कि अक्सर डायग्नोस्टिक्स, आजकल पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक्स आ गए जो तुरंत कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में पता चल जाता है आपको क्या है, बट ये महंगे हैं जैसे अभी बोला गया। और अगर हम लेबोरेटरी में कल्चर सेंसिटिविटी देखते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो उतनी देर डॉक्टर्स वेट नहीं करते, उसको ट्रीटमेंट दे देते हैं। सो ये वाला भी जो है, ये नहीं कि सिर्फ लोग ही ओवर मेडिकेशन करते हैं, अक्सर देयर ग्रुप्स ऑफ डॉक्टर्स है वो भी ओवर मेडिकेशन करते हैं। तो ये फार्मेसी का ऑडिटिंग होना चाहिए। और अभी जो सेल्फ मेडिकेशन है, जो नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग है, इसको रोका जा सकता है क्योंकि अभी जीएसटी लगा हुआ है। तो जीएसटी का जो सारा रिकॉर्ड है वो अवेलेबल होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास। तो अगर हमारी कंट्रोलिंग एजेंसी ड्रग इंस्पेक्टर्स उस रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को देखें तो उनको पता चल जाएगा कि कहां से ये ड्रग बेचा जा रहा है जिसके साथ प्रेस्क्रिप्शंस नहीं अटैच है। और आजकल जो फार्मेसीज हुई है जो कि लोगों को ऑनलाइन बेचती हैं, उनके पास भी रिकॉर्ड रखना चाहिए कि आप प्रेस्क्रिप्शन और डॉक्टर का लाइसेंस नंबर के साथ बेच रहे हो। लेकिन ये सब कोई चीज काम नहीं करने वाली अनटिल एंड अनलेस हम ये देखें कि लोगों को समझाएं कि इसके क्या नुकसान है। और हॉस्पिटल में भी कुछ सिचुएशंस होती हैं, जैसे आप ओवर स्टे हॉस्पिटल में नहीं कराना चाहिए। ज्यादातर स्टे जो है 2 या 3 दिन में खत्म हो जाती है और उसके बाद
उस पेशेंट को छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। पोस्ट सर्जरी अक्सर कभी कभी कुछ संस्थान होते हैं जो कि नर्सिंग होम टाइप के संस्थान होते हैं, वो 15-20 दिन तक एंटीबायोटिक देते रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है हमारी एंटीबायोटिक पॉलिसीज को ठीक से जागरूक करना चाहिए। और जो एक्रेडिशन सिस्टम है अभी हमारा, बिल्कुल नहीं, जागरूकता की तो कमी है ही, जिस पर काम करना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग फ्रेमवर्क पर भी काम करना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस वो भी एक चीज़ है जो आपको अपने एंड पर जो है अपने पूरे इस रेजीम में और अपने मेडिकल ट्रीटमेंट में खास तौर से इंक्लूड करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें, नमस्कार।